वेलकम बैक एग्ज़ाम ट्री। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग आज से जो ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम डेट का, सबको मालूम है। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो 17 नवंबर से जो आरआरबी ग्रुप डी का सीबीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो दिसंबर लास्ट तक लगभग चलेगी, इसके लिए हम लोग आज से ही प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी भाई बंधु हैं जुड़ जाइए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेलीग्राम चैनल्स पीडीएफ के लिए एकदम रामबाण है, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस विथ करंट अफेयर्स, साथ में जनरल साइंस को देखेंगे। जनरल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के लगभग 15 दोनों मिला के, और साइंस के जो मिलेंगे वो आपको 20 से 25 40 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 20 से 25 साइंस होते हैं और 15 से 10 के बीच आपको जनरल अवेयरनेस विथ करंट अफेयर होते हैं। तो हम लगभग ये 40 क्वेश्चन जो होते हैं, और बात आपको मालूम ही है, बाकी मैथ और रीजनिंग होते हैं तो उसके अलग वीडियो आएंगे। इसमें हम लोग जीके समझिए, वो 40 मार्क्स के ही हम 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। महत्वपूर्ण है, रामबाण है। चलेंगे क्वेश्चंस पर, जुड़े रहिएगा। आइए तो देख सकते हैं किस पब्लिकेशंस का मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं किरण इंस्टीट्यूट का है, 2025 न्यू एडिशन है, एकदम महत्वपूर्ण है। आप इसे 25 सेट्स हैं, अब यहाँ इसका देख भी लीजिए। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के 25 हैं, जनरल जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन हैं, और जनरल अवेयरनेस के 20 हैं। टोटल 100 इसमें लगा रखा है। तो इसके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, यही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो हम लोग जनरल साइंस 25 और ये 20 माने 50 क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं, लगभग 50-45। तो चलिए चलेंगे, देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और यह जनरल साइंस फर्स्ट टाइम आ गया है। पहला क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का ही आया है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन प्रक्रिया है? उभय विस्थापन प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है? तो ये इसका जो देखिए आंसर उभय विस्थापन प्रक्रिया में देखिए, ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है, सोडियम सल्फेट्स बेरियम क्लोराइड का जो संयोग हुआ है उसमें बेरियम सल्फेट विथ सोडियम क्लोराइड बन चुका है। तो ये उभय विस्थापन एक दूसरे को अलग कर रहा है। देख रहे हैं, यहाँ सोडियम को उठा के यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया है, और साथ में SO2 और ये Ba क्या है, बेरियम के सल्फेट बना लिया है। तो ये इस विस्थापन हटा, एक दूसरे का हटा रहा है। यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे को काटा, देखिए P भी है यहाँ, तो जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है, क्लोरीन ये कॉपर अलग हो गया है। ये कार्बन ऑक्सीजन देख सकते हैं, ये भी संयोग कर चुका है। ये मीथेन है और ऑक्सीजन है, इसने भी एक दूसरे को कन्वर्ट कर रखा है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ मिल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, ये देखिए। और विस्थापन ये हटा रहा है, देखने से ही लग रहा है बी द करेक्ट होगा, दूसरा। चलिए आगे चलते हैं 2 नंबर पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रजत को खुली हवा में रखने पर उसकी सतह काली पड़ जाती है। जो रजत है उसकी खुली हवा में रखने पर, खुला हवा में रखने पर उसकी जरा में सिल्वर को अगर चांदी को लीजिए बर्तन वगैरह, तो उसको हवा में रखने पर क्या होता है, काली पड़ जाती है, थोड़ी सी काली से न जाती है। तो कौन से वायुमंडल गैस इसमें जवाबदेह है? उसमें कौन सा वायुमंडल जो गैस के कारण ही होगा ना, रिएक्शंस होते होंगे अपने उसके सतह पे, तो किस कारण से? तो आप उसका समीकरण जानते ही हैं, Ag, ये क्या होता है, चांदी होता है, जी सुनते हैं। साथ में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं, Ag और H2S का ना संयोग होता है, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड साथ में हाइड्रोजन का गैस बनाता है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? आई होप। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर लूँ। चांदी था, उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड वो संयोग कर लेता है, तो जिसका क्या बोले, H2S। देखिए सी द करेक्ट, समझ गए। चलेंगे अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? तो यह रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन है वो नाभिक के है, नाभिक के होता है, नाभिक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। 3 इज करेक्ट, नाभिक न्यूक्लियस 3, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर।
गंधक जो S8 के 16 ग्राम अणुओं में अणु की संख्या कितनी होती है। जो 16 ग्राम अणु होते हैं गंधक S8 में 16 ग्राम अणुओं में अणुओं की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए अणुओं की संख्या बराबर फार्मूला ही होता है, अणुओं की संख्या बराबर फार्मूला ही होता है स्मॉल m बटा कैपिटल M गुने n2 इन्फानाइट। इसका एवोगाड्रो ये क्या है, n इन्फिनाइट क्या है, एवोगाड्रो संख्या, और इसका मान क्या होता है आपको सबको मालूम ही है 6.022 × 10⁻23। इसका मान क्या होता है 6.022 गुने 10⁻23। ये तो n हुआ। m क्या होता है, m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान। किस चीज़ का द्रव्यमान, देखिए गंधक 16 ग्राम अणुओं में संख्या पूछा गया है 16 ग्राम अणुओं में, तो ये जो अणु में जो ग्राम द्रव्यमान होता है वो U यही है। तो यहाँ 16 गुने 6.22 गुने 10⁻23, और ये जो देखिए गंधक पूछा है, और गंधक के अगर हम उसमें क्या इसका निकालते हैं मूल मान, अणु की संख्या में अगर मूल मान निकालते हैं तो 8 गुने 256, तो ये आपका हो जाएगा 256। 8 गुने 32 के गंधक का क्योंकि S होता है, देखिए M क्या होता है, S होता है 32, इसमें 8 अणु है तो 32 8 256, बस यही निकल गया। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, जब इसको कैलकुलेट कीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 3.76 गुने 10⁻22 ये आ जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 500 ग्राम का एक हथौड़ा 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है, और कील हथौड़ा को 0.01 मीटर से रोकता है। तो कील के द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल क्या है। अब देखिए यहाँ पर हथौड़ा है और इस पे बल सल लगाया गया है, तो इसमें कितना बल लगेगा उसका आप बता गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में से कर दूंगा। देखिए यहाँ द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम का है, 500 ग्राम का एक है, ठीक है। तो इसको अगर चेंज कीजिएगा तो 0.5 kg हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया है। और हमारा प्रारंभिक जो है 50 मीटर पर सेकेंड है, u कितना है, ये u हो जाएगा, और ये आपका द्रव्यमान यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका u है, प्रारंभिक वेग है, ये द्रव्यमान आप आ चुका है, और v यहाँ अंतिम है पता नहीं चल रहा है, और v यहाँ पर 0 है, v क्या है 0 है, u मिल गया, m मिल गया है, और t भी हमको यहाँ है। तो सर फार्मूला तो जानबे करते हैं, F बराबर ma, F बराबर ma होता है, फार्मूला सबको मालूम है। F बराबर क्या होता है ma हुआ, ठीक है। और a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है v माइनस u/t। बस इसी पर बैठा दीजिए, आपको निकल जाएगा, और सारा वैल्यू भी आपको मालूम है। और इसका आंसर हो जाएगा 2500 N 2500 न्यूटन। समझ गए, नहीं समझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा कमेंट में। अगला देख लीजिए, 40 किलोग्राम का एक लड़का 50 पायदान के सोपन पर दौड़ता है। अब 40 kg का M दिया हुआ है, 50 पायदान के सोपन में दौड़ता है, प्रत्येक पायदान 10 सेंटीमीटर है, और एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल समय 5 सेकेंड लगता है। तो लड़के के द्वारा उत्पन्न शक्ति पूछा गया। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ, ये द्रव्यमान है 40 किग्रा साथ में, और ऊंचाई 50 पायदान है, 50 पायदान और 10 मीटर ऊंचा है। तो 50 गुने अगर आप 10 करते हैं तो कितना होता है 500 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो 5 मीटर हो जाएगा। ये 100 से इसको भाग देंगे तो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 5 मीटर आ गया। और सेकेंड भी आपको दी हुई है, तो आपको मालूम है ना क्या होता है। तो लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति बराबर W बराबर क्या होता है mgh। यहाँ द्रव्यमान का है तो W बराबर क्या होगा mgh। m का वैल्यू है आपको, स्मॉल g का मान लगभग 10 ले लीजिए, और ये भी आपको मालूम है। g का मान यही है, ग्राम आप ले सकते हैं। 40 गुने 10 गुने 50 200 जूल। 200 जूल आंसर कहाँ है 200 जूल, और आपको 200 जूल आया है, W आया है, कार्य आया है, और पूछा गया है शक्ति। तो P बराबर W/T 400 W। P बराबर होता है ना W/T, यहाँ से W निकल गया, और T हमारे पास यहाँ था 5 सेकेंड, तो भाग लगा दिए 2000 जूल में 5 से भाग लगाइएगा तो 400 W वाट नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं। ध्वनि क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौटती है। रुकिए, ये देख लीजिए 2 नंबर में आ जाइए, हाँ रूप में क्या होती है तो बता दीजिए। तो इसमें क्या था ध्वनि का प्रवर्तन होता है, इसमें क्या होता है ध्वनि का प्रवर्तन। 3 तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से
सीधी सड़क पर स्थित गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देख लीजिए, समान रूप से सीधी सड़क पर कार दौड़ रही है, कार का त्वरण शून्य होगा, पहला ऑप्शन है। कार का वेग शून्य होगा, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। चौथा ऑप्शन है कार के वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब बताइए क्या होगा इसमें। तो देखिए, कार के वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 4। कार के वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, 4 का डी इधर करेक्ट हो गया। चलेंगे 8 नंबर, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु माप की जाती है। जो समुद्री जीव है उसके स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए घुलनशील ऑक्सीजन, घुलनशील क्लोरीन, घुलनशील मीथेन, घुलनशील कैल्शियम, जो समुद्री जीव है उसके स्वास्थ्य बढ़िया है कि नहीं, उसमें वो क्या करते हैं, तो घुलनशील ऑक्सीजन के लेवल को मापते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं DO, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सांद्रता को समुद्र में हम माप करते हैं, उससे पता चलता है कि उसके स्वास्थ्य में क्या वृद्धि है, क्या नुकसान है। तो DO डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन का परिणाम नहीं है। क्या प्रकाश वायुमंडल के अपवर्तन का परिणाम नहीं है, सो पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सूर्य के आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ठीक है, यही हो जाएगा 10 का C। तो यही परिणाम नहीं है। बाकी कौन कौन है, तो ये देखिए, ये 1 नंबर है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ठीक है, रातों में तारे को टिमटिमाना, ये भी ठीक है। और सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 घंटे या 3 मिनट पहले दिखाई दे देना, ये सब है, लेकिन ये नहीं था। चलेंगे अगले क्या क्वेश्चन पर, 11 नंबर, एसिटिलीन या एथाइन, इसको बस C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिलीन और एथाइन C2H2 गैस ऑक्सीजन उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित संतुलन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो इस सब क्रिया को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, इस सब क्रिया को दर्शाने के लिए बताइए। तो ये सब क्रिया को यहाँ दर्शाने के लिए कौन सा संतुलन का प्रयोग करेंगे आप लोग। तो देख लीजिए, एक संतुलन ये है, देखिए C2H2 प्लस ऑक्सीजन के साथ मैच हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन जल बना है, तो यही हमारा सही है 2। 11 का 2 इधर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर भी देख लेते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है उसमें पास्कल नियम का, किसका, पास्कल के नियम का उपयोग होता है। पास्कल के नियम के अनुसार जानते हैं, द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। द्रव का जो दबाव होता है वो कहाँ होता है, चारों तरफ बराबर स्थिति में होती है। तब हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पर आधारित होता है, और द्रव का दबाव होता है चारों दिशाओं में समान होती है। 13 नंबर, बीमा MLT-2, MLT-2 किसके अनुरूप है। तो MLT-2 जो होता है वह किसके अनुरूप होती है, तो ये जो होता है बल के अनुरूप। MLT-2 जो है बल बराबर जानबे करते हैं, F बराबर ma होता है, और ये बीमा जो है ये बल का है, 13 का A। अगला क्वेश्चन, सही युग्म की पहचान करना है। क्या करना है, सही युग्म की पहचान करें। देख लीजिए, सही युग्म की पहचान कर लेते हैं। तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानते हैं सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करिएगा इस चीज़ का, तो प्लास्टर को होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × ½ H2O, ये हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O, ये हो गया जिप्सम का सूत्र। विरंजक चूर्ण CaOCl2, देखिए CaOCl2 विरंजक चूर्ण का है। और बुझा हुआ चूना का भी देख लीजिए आप, यहाँ पे बुझा हुआ चूना का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे फॉर्मूला थे, बाकी आप मैच कर सकते हैं। देख लीजिए, हाँ कॉलम में दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा। ऑप्शंस भी हैं, PDF है, आप उसे बना भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, K4NiCnH4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसका आप लोग बनाइए, इसका शून्य होता है। सारे द्रव्यमान कार्बन वगैरह का मान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या का नाम याद रहना जरूरी भी है, तभी बन पाएगा। इसका शून्य है, और आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे में जंग लगना सबको मालूम है, यह किसी का उदाहरण है, किसी का है, तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन का, ये रासायनिक परिवर्तन का लोहे में जंग लगना उदाहरण है।
अगला है रेडियोधर्मिती तत्व किसका उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मिती जो तत्व होते हैं वो उत्सर्जन क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा का करते हैं। 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। रेडियोधर्मिती तत्व अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जन करते हैं। और रेडियो उत्सर्जन की प्रकृति का अध्ययन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इधर 18, एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं। तो बिल्कुल एड्स के विषाणु देखिए, HIV जो होती है, एड्स होता है वो वायरस से होता है। यह प्रतिरोध क्षमताओं को कमज़ोर कर देती है, एड्स HIV, और यह उसमें WBC कोशिकाओं को नष्ट करता है। और W कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है, और उसमें 5 प्रकार में पूछा गया कौन सी कोशिकाओं को वह नष्ट करता है। ठीक है, तो वह लिम्फोसाइट को क्या करता है, नष्ट करता है। ध्यान रखेंगे, लिम्फोसाइट को वह नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या होता है। पोलियो का जो नैमित्तिक जीव है, तो पोलियो किससे होता है, वही पूछा गया है। तो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, तो वायरस से होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, पोलियो किससे होता है, तो वायरस से ही होता है। पोलियो जॉनी साल्क, ध्यान रखेंगे, जॉनी साल्क। अब पोलियो टीका के कौन थे, साबिर। पोलियो जो फैलता है ना, कफ, मलमूत्र, दूषित जल और खाद्य पदार्थों के विद्यमान से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्हीं माध्यम से आपके में प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 रोगवाहक, सूची 2 में संचित रोगों से जोड़ लगना है। तो 1, 2 में यहाँ पर हम जोड़ करते हैं 1, 2 से। तो देख लीजिए, हम लोग सीधे चले आते हैं। देखिए एनाफिलीज, क्वेश्चन पर आएंगे, ऑप्शन को नहीं देखे, यहाँ पकड़िए। पूछा क्या जा रहा है, तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, और यह कौन सा रोग होता है, मादा एनाफिलीज को मादा काटने से, तो मलेरिया रोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मादा एनाफिलीज में इससे क्या होता है, तो मलेरिया। देखिए अब क्यूलिक्स है, क्यूलेक्स ये रोग होता है किससे, तो फलेरिया। देखिए हाँ, फलेरिया से होता है। क्यूलेक्स किससे, तो फलेरिया से। ध्यान रखेंगे, मलेरिया है, फलेरिया। रेत मक्खी जिसको बालू मक्खी बोलते हैं, या काला जाड़ होता है, ध्यान रखेंगे, काला जाड़। सीसी मक्खी सबको मालूम है, नींद की बीमारी होती है। ठीक है, नींद की बीमारी सबको। फिर से रिकॉल करते हैं, मलेरिया का है, क्यूलेक्स फलेरिया का है। रेत जो है सैंड फ्लाई जो होती है, जन्म करते काला जार, और शीशी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। तो बाकी यहाँ पर लोग मैच कर सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए। 21, सन लैब जावा कार में अपनी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करिएगा। जो है सन लैब जावा कार में अब बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए किस लैब तकनीकी का प्रयोग करेगा, तो अंतः स्थापित किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो अंतः स्थापित है। इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 22, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले सूत्र क्या होता है, CO2, और इसका इलेक्ट्रॉन संरचना पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। तो इसको अब हम अगर CO2 को करते हैं, तो कार्बन है इधर, इसी में 2 ऑक्सीजन इधर से जुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि कार्बन में 4 परमाणु संयोजकता होती है, तो जुड़ गया। ठीक है, तो यही तो है बॉन्डेड। हाँ, तो देखिए ये मिल गया, यही सजाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेखीय बनाता है, ध्यान रखें, आकृति इसकी रेखीय है, जैसे देख ही लिए हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ ए और बी में आमीटर का क्या पूछा है, आमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप आमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो परिपथ ए में देख रहे हैं की को जोड़ा नहीं गया है, यहाँ पर की ही नहीं जोड़ा गया है, अर्थात धारा ही शून्य होगा। यहाँ पर कोई देख रहे हैं, यहाँ पर कोई की है परिपथ में, नहीं, कोई की ही नहीं जोड़ा गया है। आमीटर है, इतना वोल्ट है, इतना प्रतिरोध है, लेकिन की कोई जोड़ा नहीं गया है। आई बराबर क्या होता है, V/R, ध्यान रखेंगे। और हमारे पास ये क्या क्या है, 3 वोल्ट है और 3 एम्पियर में कोई जोड़ा ही नहीं गया, तो 3/3 1 हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पर है, कहीं कोई नहीं जोड़ा गया है। देखिए ये भी ऊपर देख लेते हैं, तो देख लीजिए 2 आंसर, 0 एम्पियर परिपथ होगा, कुछ होगा ही नहीं, खत्म हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये देख लीजिए, द्रव्यमान M1 और M2। देखिए 2 पिंड जिनका द्रव्यमान M1 M2 है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी D है, और बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है। और यदि M1 इतना, M2 इतना और D1 जो है, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए। अब बीच का, तो F बराबर क्या होता है, G × M1 × M2/D1। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या है, सीधे हम G निकाल रहे हैं, G निकालेंगे ना, हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर G M1 में M1 3M1 है, और 3M2 है, E हो गया, और D का वैल्यू था 2D4, तो 4D² इस तरह से हो जाएगा।
तो 3 तिया 9, 9/4, 9/4 M1 × M2 बट्टा डी का होल स्क्वायर ये है। तब देख लीजिए 9/4 देखिए मिल चुका है, सी द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 25 और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। नोड और संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितना दीर्घ होगा? नोड और संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी जो है ना 30 सेंटीमीटर का, कितना है 30 सेंटीमीटर का नोड और संलग्न, तो इसका तरंग दीर्घ पूछा दिया गया है, तरंग दीर्घ। तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए नोड और संलग्न एंटी नोड है, दोनों के मध्य के बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, और क्योंकि नोड और संलग्न एंटी नोड के बीच की दूरी होता है λ/4, λ/4, तो यहाँ लैम्डा आपके पास कितना है, एंटी नोड के मध्य की दूरी है λ/4 दिया हुआ है। हाँ, और यही पे दिया हुआ है आपको 30, 3 × 4 = 12, सीधे लैम्डा 120 सी हो गया। तो बस रहने देते हैं, साइंस था आरआरबी ग्रुप डी का। वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ पाए या नहीं, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। इसको बारीकी से पढ़िए, इतना आसान नहीं है, सब समझ पाइएगा। तो जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या क्वेश्चन है और क्या हो रहा है। चलेंगे अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।